क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शंस दे रखा आपके सामने। लूणकरणसर झील, बी ऑप्शन है पचपंद्रा झील, सी ऑप्शन है सांभर झील, डी ऑप्शन से चिल्का झील। बिल्कुल, प्रश्न हमारा दे रखा है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा है लूणकरणसर झील, बी ऑप्शन दे रखा है पचपंद्रा झील, सी ऑप्शन दे रखा है सांबर झील और डी ऑप्शन दे रखा है चिल्का झील। तो सभी स्टूडेंट जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है आप जल्दी से बता दीजिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा सी ऑप्शन को। आप में से जिन स्टूडेंट के सी आंसर आ चुका है जल्दी से आप अपना नाम कमेंट करें। बिल्कुल, एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? सांबर झील में। अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ सांबर झील के बारे में। तो सभी स्टूडेंट टॉपिक लिख लीजिए अपनी कॉपी में सांबर झील, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल एक झील क्लियर हो जाएगी सांबर झील, क्योंकि सांबर झील से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं सांबर झील वाले सारे प्रश्न यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट लिखो आप सांबर झील। हाँ भैया, जिनको आंसर आता है जल्दी से बता देना कि सबसे पहले आप मुझे बताओ सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। अगर इस प्रश्न का आंसर आता तो जल्दी से बताओ सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में है। तो सबसे पहले राजस्थान के ये जयपुर जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? जयपुर जिले में आती है। और कौन से जिले में आती है? ये अजमेर जिले में आती है। और कौन से जिले में आती है? ये नागौर जिले में आती है। यानी सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों से मिलकर बनती, राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम है सांबर झील। यानी जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में। सांबर झील का विस्तार कितने जिलों में है राजस्थान के? तो 3 जिलों में है। नाम लिख लीजिए आप, अजमेर, नागौर और जयपुर। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि सांबर झील के निकट कौन सा रेलवे जंक्शन है? सांबर झील के निकट कौन सा रेलवे जंक्शन है? तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा फुलेरा रेलवे जंक्शन। फुलेरा रेलवे जंक्शन, बिल्कुल फुलेरा रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन सांबर झील के बिल्कुल समीप स्थित है। तो फुलेरा रेलवे जंक्शन सांबर झील के बिल्कुल निकट स्थित है। तो पहला प्रश्न कि राजस्थान में सांबर झील कितने जिलों में फैली हुई है? तो राजस्थान के अंदर सांबर जो झील है वो 3 जिलों में फैली हुई है, अजमेर, नागौर और जयपुर। ठीक है, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, इसका मतलब ये है कि सांबर झील के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम है, उसका नाम है फुलेरा जंक्शन। ठीक है, अच्छा प्रश्न आता है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो भैया हमें राइट करना पड़ेगा वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण कराया था। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वासुदेव चौहान ने करवाया था? इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इसके बारे में हमें एक शिलालेख का अध्ययन करना पड़ेगा, जो शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है?
बिजोलिया का शिलालेख। बिल्कुल, बिजोलिया का जो शिलालेख है अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव चौहान ने करवाया था। अच्छा, प्रश्न आता वासुदेव चौहान कौन थे? तो भैया तो हम इसको बोलेंगे चौहान शासकों का संस्थापक, यानी चौहान राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को माना जाता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ राइट करना पड़ेगा, चौहान वंश का जो संस्थापक है कौन थे? वासुदेव चौहान थे। तो चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक कौन थे भैया? चौहान वंश का जो संस्थापक थे वो कौन है? चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। पहला, सांबर झील का विस्तार कितने जिलों में है? तो सांबर झील का जो विस्तार है वो जयपुर, अजमेर और नागौर में है। दूसरा प्रश्न बनता है सांबर झील के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो हमें राइट करना पड़ेगा फुलेरा रेलवे जंक्शन, यानी फुलेरा रेलवे स्टेशन। तीसरा प्रश्न बनता है सांबर झील का निर्माण किसने किया है? तो वासुदेव चौहान ने किया था। अच्छा, आपको किससे पता चला? हमें तो पता चलता है भैया बिजोलिया शिलालेख। बिल्कुल, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी आएगा टॉपिक शिलालेखों के बारे में, तो वहां और अपन इसके बारे में डिटेल से समझा देंगे बिजोलिया शिलालेख क्या है। चलिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव चौहान। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न बनता है कि चौहानों की राजधानी कौन सी थी? एक प्रश्न आता है कि जब चौहान वंश की स्थापना की गई थी तो भैया वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी कहां पर बसाई थी? तो हमें राइट करना पड़ेगा सांभर। बिल्कुल, एक प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों की जो राजधानी थी सांभर थी। बिल्कुल, तो यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने, चौहानों की राजधानी, चौहानों की राजधानी क्या थी? चौहानों की राजधानी सांभर थी। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की सांभर में, और चौहानों की राजधानी किसको रखी थी? सांभर को रखी थी। एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न ये बनता है कि इस सांभर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो सभी क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन लिखो, सांभर झील में कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? सांभर झील में कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? तो भैया इसमें जो नदियां गिरती है, एक तो मेंथा नदी गिरती है, दूसरी इसमें खारी नदी गिरती है, तीसरी इसमें रूपनगढ़ नदी का पानी आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मेंथा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, और एक और नदी है वो है खंडेल नदी। एक और नदी है वो है खंडेल नदी। तो सांभर नदियों में, सॉरी, सांभर झील में कितनी नदियां आकर मिलती हैं? बड़ी जो नदियां हैं उनमें है मेंथा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी और खंडेल नदी। ये सारी नदियां अपना जो पानी है सांभर झील के अंदर ले जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ पर कौन से नमक उत्पादन की कंपनी स्थापित की गई है? तो लिख दिया, हिंदुस्तान साल्ट कंपनी। बिल्कुल, हिंदुस्तान साल्ट कंपनी है जो यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सांभर झील में कौन सी कंपनी के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है? तो भैया आपको राइट करना पड़ेगा हिंदुस्तान साल्ट कंपनी के द्वारा। अच्छा, प्रश्न आता है हिंदुस्तान साल्ट योजना कब से चलाई जा रही है? तो यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट जो योजना है वो 1964 से चलाई जा रही है। तो आप यही भी लिख लीजिएगा, हिंदुस्तान साल्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 1964 से चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 1964 से चलाई जा रही है। बिल्कुल, एक प्रश्न आता है कि सांभर झील के बारे में। भैया इसको विश्व की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी झील भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए आप, विश्व की सबसे बड़ी जल विभाजक, विश्व की सबसे बड़ी यानी प्राचीन जल विभाजक कौन सी है? सांभर झील। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जल विभाजक, जल विभाजक झील कौन सी झील है? सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील है। अगला प्रश्न इसका बनता है, वो बनता है कि सांभर झील के तल पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? यानी अगर हम सांभर झील के तल को देखते हैं, यहाँ पर तली को देखते हैं, तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ जो चट्टानें पाई जाती है वो प्री अरावली चट्टानें पाई जाती है।
कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं प्री अरावली चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? प्री अरावली चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सांबर झील को लेकर, ठीक है। कभी घूमने जाओ ना तो इन प्रश्नों को याद करते रहना, वहां जब घूमते जाओ पूछते रहना प्रश्न, जो भी सैलानी आए वहां घूमने वाले उनसे पूछना, भैया सांबर झील के बारे में आप क्या जानते हो? बोले कुछ नहीं जानता हूँ, ये पानी भरा हुआ उसको देखना है। बोले तब तो कोई मतलब भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए जब भी जाओ तो ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना, सांबर झील प्री अरावली चट्टानों से मिलकर बना है। अच्छा, प्रश्न आता है कि यहाँ पर नमक का उत्पादन कितने विधि से किया जाता है? तो भैया यहाँ पर जो नमक का उत्पादन है वो 2 विधियों द्वारा किया जाता है। तो ये भी लिख लीजिएगा, सांबर झील में नमक का जो उत्पादन है वो 2 विधियों द्वारा किया जाता है। हाँ लिखते चलो, सांबर झील में नमक का उत्पादन 2 विधियों द्वारा किया जाता है। अच्छा, कौन कौन सी है वो 2 विधि? एक तो विधि है भैया रेशता विधि, और दूसरी कौन सी विधि है भैया? दूसरी है क्यार विधि। अच्छा, क्या होता है रेशता और क्या होता है क्यार? अरे प्यार नहीं, ये क्यार है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इस क्यार को प्यार समझ रहे होंगे, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए क्यार विधि क्या होता है? क्यार विधि का मतलब होता है, आपने खेतों में देखा होगा क्यारियां बनाते हैं ना, तो जब खेतों में क्यारियां बनाते हैं और उनमें पानी डालते हैं ताकि अपन सब्जी वब्जी जो भी बोते हो ताकि वो पानी पी सके। इसी प्रकार सांबर झील में क्या किया जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े क्यारियां बनाई जाती है और इन क्यारियों के अंदर झील से पानी डाला जाता है। कुछ समय बाद में ये पानी सूख जाता है, तो पानी सूखने पर यहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है। ये तो कहलाता है क्यार विधि। दूसरी विधि होती है रेशता विधि। रेशता विधि में क्या करते हैं कि जैसे ऊपर से, जैसे आपने देखा होगा थ्रेशर पे पत्थर पीसकर बजरी करते हैं, जैसे कंकर, छोटे छोटे बारीक कंकर पीसे जाते हैं पत्थरों से, तो उस थ्रेशर को आपने देखा होगा इस प्रकार ऊपर जाता है, उसमें पानी, वो पत्थर जाते हैं, पानी क्या जाता है, पत्थर जाते हैं थ्रेशर पर और वो नीचे गिरते हैं नीचे, यानी उनका जो बुरादा वो नीचे गिरता जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, पानी को इसी प्रकार डब्बे, इस बकेट के जरिए ऊपर से ले जाया जाता है और फिर नीचे गिराते हैं। तो जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ से जो एयर जाती है हवा के माध्यम से, जिस नमक का उत्पादन किया जाता है उसे अपन कहते हैं रेशता विधि। यानी प्रश्न आता है वायु माध्यम में नमक का उत्पादन किस विधि से किया जाता है, तो हमें राइट करना पड़ेगा रेशता विधि। कौन सी विधि होती है? रेशता विधि। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहां से, जो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। देखो एक प्रश्न कौन सा बनता है यहां से, इधर देखिए, एक प्रश्न और कौन सा बनता है। एक प्रश्न बनता है कि देखिए राजस्थान की अगर अपन बात करते तो राजस्थान में 2 ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट आपको राजस्थान मिलेगा उच्चतम बिंदु, एक पॉइंट आपको राजस्थान मिलेगा उच्चतम बिंदु, और दूसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा राजस्थान का निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। अब सुनिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कौन सा है, तो आपको राइट करना पड़ेगा गुरु शिखर को। किसको राइट करना पड़ेगा? गुरु शिखर को। अच्छा, गुरु शिखर कहां पर है, इसके बारे में आप कमेंट करके बता दो ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको पता है कि गुरु शिखर कहां पर है। बात करते हैं निम्नतम बिंदु। अगर आपसे पूछ ले कि नीचे वाला बिंदु कौन सा है, तो हमें राइट करना पड़ेगा सांबर झील को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यार पढ़ाई नहीं, क्यों पढ़ाई, क्यों पढ़ेंगे, इतने डिटेल से कोई नहीं जाएगा तो कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है। आप तो ऑब्जेक्टिव करने की आदत है, आपके सामने तो क्वेश्चन चला दो ड्यू रिकॉर्ड से करके, उनको देखते जाओगे और उनको शेयर करते जाओगे। इसको शेयर मत करना आप, इसको शेयर कोई भी नहीं करना, ध्यान रखें, मैं खुद बोल रहा हूं मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर पछता जाओगे आप। तो उच्चतम बिंदु कौन सा है? उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, और निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील। कौन सा भैया? सांबर झील। चलिए कॉपी करो जल्दी से, कर लिया। अब देखिए यहां से और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अभी सांबर झील कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना, और बता रहा हूं इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि सांबर झील के पास में, सांबर झील के निकट पर्यटक स्थल, सांबर झील के निकट पर्यटक स्थल। चलिए, सांबर झील के निकट कौन कौन से पर्यटक स्थल है उसके बारे में अपन ध्यान करते हैं। निकट पर्यटक स्थल कौन कौन से? देखो सबसे पहले यहां पर एक मंदिर स्थित है, यहां पर एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ।
बिल्कुल, एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है देवयानी तीर्थ। अब देवयानी तीर्थ देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। प्रश्न आता है राजस्थान में तीर्थों की रानी, राजस्थान में तीर्थों की रानी कौन है? मामा तो सुना होगा, राजस्थान तीर्थों का मामा कौन है? राजस्थान में तीर्थों का मामा अपन पुष्कर को कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि तीर्थों की रानी कौन है, सॉरी नानी कौन है, रानी नहीं नानी, नानी है ना, नानी नानी। तीर्थों की नानी कौन है? तो नानी कौन है भैया? देवयानी तीर्थ है। और इस देवयानी तीर्थ का मंदिर कहां पर है? इस देवयानी तीर्थ का जो मंदिर है वो सांबर झील में है। कहां पर है? सांबर झील के निकट है, ठीक है। और क्या है? और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, इस झील के पास में एक मस्जिद है जिसका नाम है नालीसर मस्जिद। इस झील के पास में एक मस्जिद है जिसका नाम है नालीसर मस्जिद। कौन सा मस्जिद है? नालीसर मस्जिद। और क्या है भैया? यहाँ पर एक शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है, शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। अच्छा, प्रश्न क्या आता है यहां से सुनना। प्रश्न ये आता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है? तो चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। कौन है? शाकंभरी माता। ये ध्यान रखना, देखो ये किताबों में नहीं लिखे हैं, ये तो हम बोलते जाते हैं पढ़ते जाते इसलिए पता रहता है। तो यहाँ पर जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आप इतना सा लिख लो शाकंभरी माता का मंदिर, यहाँ पर कोष्टक लिखना ये चौहानों की कुल देवी है। तो प्रश्न आता है चौहानों की कुल देवी कौन है? तो आपको राइट करना पड़ेगा भैया शाकंभरी माता। क्लियर हो गया? अच्छा, दो चीजें और बनती है, एक प्रश्न और बनेगा फिर झील कंप्लीट हो जाएगी, वरना आप सोच रहे होंगे पता नहीं कब तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न ये बनता है कि सांबर झील का जो खारापन है उसको समाप्त करने के लिए किस प्रकार की वनस्पति लगाई जाती है? जल्दी से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो यहां लिखूंगा नहीं, मैं तो उसका नाम लिखूंगा, आप लिख लो। सांबर झील में खारेपन को समाप्त करने के लिए, सांबर झील में खारेपन को समाप्त करने के लिए कौन सी वनस्पति लगाई गई है? सांबर झील में खारेपन को समाप्त करने के लिए कौन सी वनस्पति लगाई गई है? ये देखिए, ये नाम लिखा मैंने, स्वेडा फ्रूटी और सोल्वेडेरा स्पीसीज। ये वनस्पति हैं जो क्या करती हैं, इस झील के किनारे लगाई गई हैं और ये क्या करती हैं, यहाँ पर खारेपन को थोड़ा कम कर रही हैं। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लो जल्दी से। उतार लिया सबने? चलो एक और क्वेश्चन बनता है।